अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो एक खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ लॉन्च था जिसमें रात के खाने के बाद सब लोग बैठे चाय के साथ गुपशप कर रहे थे। डबल सोफे पर मुस्तफ़ा आसिम अपने बड़े बेटे मुसम्मिल के साथ बैठे थे। चंद फासले पर सिंगल सोफे पर आयशा बेगम बैठी थी। सामने मुजम्मिल मुस्तफ़ा की बीवी अनिका थे। वजदान उनकी बातों से अलग थलग कारपेट पर अपने 1 साल के भतीजे को गोद में लिए उसके साथ बज़ाहिर खेल रहा था, मगर अंदर ही अंदर वो अल्फाज ढूंढ रहा था बात कैसे शुरू करे। फिर उसने अचानक ही धमाका कर दिया। किसी को खास तौर पर मुखातिब किए बगैर उसने अचानक कहा था, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। वहाँ बैठे हर शख्स को ये सुनकर यकीनन खुशी हुई थी, मगर उसका जुमला इस कदर गैर मुतवक्का था कि कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं आया। मुस्तफ़ा अज़ीम हैरत से संभल कर बोले, हमारे लिए खुशी की खबर है, मगर तुमने जो सिलसिला शुरू कर रखा है उसके बाद यकीनन लड़की और लड़की के घर वालों के लिए इस साल की सबसे बुरी खबर होगी। अब्बू, आई एम सीरियस। उनके मजाक पर संजीदगी से बोली, इवन आई एम सीरियस सन। उन्होंने एकदम संजीदा होकर कहा, मैंने कभी भी अपने बेटों से लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं की थी, और तुमसे इवन बियॉन्ड माई थाट्स। खुद मुझे वजदान से ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं थी, मगर अब उसे लेक्चर मत दे, मुझे उसकी लापरवाही की वजह समझ आ गई है। आयशा मुस्तफ़ा ने अपने शोहर को बेटे की क्लास लेते देखकर टोका। फिर मानी खैजी से बोली, गलती वजदान की नहीं है मुस्तफ़ा साहब, बल्कि मेरी और आपकी है। बेटा जवान हो गया और उसे खुद बोलना पड़ा कि शादी करना चाहता, जबकि ये बात हमारे सोचने की थी। बिल्कुल अम्मी, ये बात समझ में आती। वजदान बेशक जिम्मेदार लड़का है, पर कोई हो तो जिसके लिए जिम्मेदारी उठाई जाए। क्यों मुज़म्मिल, आपका क्या ख्याल है? अनिका ने शौक़े से बोलते हुए अपने शोहर से राय मांगी। शरीफ आदमी कभी बीवी से इख्तलाफ नहीं कर सकता, और यहाँ तक इख्तलाफ की गुंजाइश भी नहीं। तो फिर तय हो गया, अगले हफ्ते में ही हम सब जाकर अनिका के माँ बाप से शैला का हाथ मांग लेंगे। 1 मिनट अम्मी, चुप बैठा वजदान शैला के नाम पर एकदम बोला, मैं शैला से शादी नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा अनिका को एक बात नागवार गुजरी थी। उसके तासुरात देखकर वजदान ने कहा, सॉरी भाभी, शैला वाकई बहुत अच्छी लड़की है। जब अच्छी है तो इनकार की वजह? मुस्तफ़ा अजीम ने किसी कदर नागवारी से पूछा। मैं मलिया फारूकी से शादी करना चाहता हूँ। 1 सेकेंड की ताखीर के बगैर वजदान ने जवाब दिया। हर कोई चुप रहेगा था। अनिका को लगा कि उस लंबी खामोशी की वजह उसकी वहाँ मौजूदगी है। उस ख्याल से उठी और वजदान के पास आकर बच्चे को उससे लेकर वहाँ से चली गई। आज की बात नहीं है वजदान, मुजम्मिल की शादी के कुछ ही महीनों बाद अनिका के अखलाक को देखकर मैंने सोचा था वक्त आने पर शैला को बहू बना कर लाऊंगी, मगर मैं आपकी सोच में कभी शामिल नहीं रहा, और मैं तो हैरान हूँ। आपने न सिर्फ सोच लिया बल्कि भाभी से भी बात कर लिया। मुझे आज पता चल रहा है। वजदान को वाकई हैरत हुई थी। हमें भी तो आज पता चल रहा है, वो खफगी से बोली। फिर ख्याल आने पर बोली, और तुम्हें कहाँ मिल गई हो? क्या नाम है? खैर जो भी हो। उन्होंने मलिहा का नाम याद करना चाहा, फिर किसी की याद दिलाने से पहले इरादा बदल दिया। उनका नाम मलिहा फारूकी। वजदान को उनका अंदाज अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मलिहा का नाम बताकर कहा, और मैं उनसे लाइब्रेरी में मिला था। और ये सब कब से चल रहा है? मुस्तफ़ा अजीम ने बेटे को देखकर पूछा। 3 महीने होने वाले। आयशा बेगम को एकदम से ध्यान आया। अच्छा, तो इतने 3 महीने से तुम जो सारे काम धंधे छोड़कर न जाने कहाँ फिरते रहते हो, तो इसकी वजह ये लड़की है। जी, उसका लहजा अभी मतवाजन था। बहरहाल तुम्हारी शादी शैला से होगी, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा, मगर मैं मलिहा से शादी का फैसला कर चुका हूँ। आयशा बेगम ने सुना तो भड़क गई। हाँ, अभी यही सुनना बाकी रह गया था। ठीक है, खुद ही सारे फैसले करो, हमें तुम्हारे बारे में फैसला करने का हक ही क्या है? ऐसी बात नहीं है अम्मी। उनकी नाराज़ी पर परेशान से हो गए। फिर उनके बराबर बैठकर अपना बाजू उनकी गिर लपेटते हुए समझाने के अंदाज में बोला, अब उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं शैला से कई बार मिल चुकी और वो मुझे बहुत पसंद है। अब आप जिद करिए। वजदान ने थक कर कहा, तो तुम क्या कर रहे हो? वो बोली, मोहब्बत। उसने एक लफ्ज़ कहकर बात पूरी कर दी और उठकर चला गया। सुना आपने मुस्तफ़ा अजीम, आपका बेटा क्या कह कर गया है? अपने शोहर को चुप देकर बोली। कुछ सोच रहे थे। उनकी तरफ चौंका देकर तवक़्क़ुफ़ के बाद कहा, मुझे लगता है आयशा, तुम्हें बेटे की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे कैसे मान लो? वो बदकी, क्या हर्ज है? उनके बेदगने पर बोली, इस घर में शैला बहू बनकर आए या मलिहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वजदान को फ़र्क पड़ेगा। आखिर ज़िंदगी तो उसे गुजारनी है। और अनिका, क्या उसे भी फर्क नहीं पड़ेगा? उसकी छोटी बहन देवरानी बनकर इस घर में आने वाली थी। अब कोई और आएगी तो क्या उससे बुरा नहीं लगेगा? मेरे कहने पर वो अपने माँ बाप से भी बात कर चुके हैं। अब तक चुप मुजम्मिल उनकी बात पर परेशान होकर बोला, अम्मी, आपको बात इस हद तक बढ़ाने की क्या जरूरत थी? चलिए, अनिका तो मेरी बीवी है, लेकिन उसकी फैमिली के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने कह दिया शैला इस घर में आएगी। तुमने तो कह दिया, लेकिन जो अभी वजदान कह कर गया है उसका क्या? वो क्या सोचेगी? उसकी परवाह है?
बेटे का ख्याल नहीं, वो आज से मलामत कर रहे थे। आयशा उस इल्ज़ाम पर उछल पड़ी। ख्याल क्यों नहीं है? माँ उसकी बहुत सोच समझ कर शहला का इंतखाब किया था कि वस्तन के मिजाज में संजीदगी है और शहला भी कमगो और धीमी मिजाज की लड़की है, फिर पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी है। आप कुछ जानते हैं, बताइए ज़रा, है कोई कमी उसमें? कमी बेशक कोई नहीं, पर उसका क्या हाल है कि वजान को मलिहा पसंद है। बस मुस्तफ़ा साहब, आप मुझसे इस बारे में कोई बात न करें। समझाना है तो बेटे को समझाएं कि माँ की बात मान ली, दुश्मन नहीं उसकी। वो नाराज़ी से कहकर उठी और चली गई। उनके जाने के बाद मुस्तफ़ा अजीम मुजम्मिल को मुखातिब करके बोले, ऐसा लगता है मुजम्मिल, वजान वाकई उस लड़की में इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से तो है, वरना उसके बारे में बात क्यों करता, और मुझसे ज़्यादा तो आपसे करीब है। आप बताएं, उस लड़की में किस हद के इन्वॉल्व होगा? वजान जैसे शख्स के लिए हद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही बेकार है। अपनी राय देकर मुजम्मिल मुस्तफ़ा ने उनकी राय मांगी तो उलझे से अंदाज में बोले थे, फिर अम्मी को कैसे मनाएंगे? मुजम्मिल ने फिक्रमंदी से कहा तो मुस्तफ़ा साहब कहने लगे, मान जाएगी, वैसे इसका रद्द-ए-अमल फितरी है। और धचका तो मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया वजदान मलिहा से डीपली इन्वॉल्व है, तो खुद को समझा लिया कि ज़िंदगी तो उसकी है। अगर मलिहा के साथ गुजारना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। फिर मुजम्मिल की तरफ देखकर बोली, मेरी बीवी को छोड़ो, ये बताओ अपनी बीवी को कैसे हैंडल करोगे? मुझे नहीं लगता अनिका इस बारे में मुझसे कोई बहस करेगी। उसने खुद सुना है कि वजदान किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, बल्कि मेरा ख्याल है वो खुद भी वजदान की शादी शैला से नहीं होने देगी। मुस्तफ़ा आसिम उसकी बात पर सर हिलाने लगे। फिर मुजम्मिल अपने कमरे में उठकर चला गया और मुस्तफ़ा आसिम वजदान के कमरे में आ गई। तकिया ऊंचा करके बेड पर नीम दराज एक टिक सामने दीवार को देखता हुआ इतनी गहरी सोच में था कि उनके आने को महसूस भी नहीं किया। मुस्तफ़ा आसिम उसे देखकर मुस्कुरा छेने के अंदाज में कहा, कब मनाया जा रहा है? वजदान ने जरा सा चौंक कर उन्हें देखकर सीधा हो बैठा। वो बेड पर बैठकर गहरी नजरों से वजदान का चेहरा देखने लगे। बहुत प्यार करते हो? वजदान सर को झुकाकर यूं मुस्कुराने लगा तो उसके कंधों पर बाजू फैलाकर बेतकल्लुफ़ी से बोली, कम ऑन सन, हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने उसकी तारीफ मांगी तो इस बात में सर हिलाकर वो धीरे से बोला, बहुत से भी ज्यादा। उसे फिर चुप होता देखकर वो कहने लगे, मेरी होने वाली बहू के बारे में कुछ नहीं बताओगे? वजदान समझ रहा था कि वो इस तरह की बातें करके उसका मूड बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए टालने वाले अंदाज में कहा, क्या बताऊं? वो सोचते हुए बोली, जो भी तुम जानते हो। अच्छा चलो ये बताओ, देखने में कैसी है? वो जरा सा मुस्कुरा कर बोले, अच्छी है बस। मुस्तफ़ा अजीम ने हैरत से उसे देखा। यही सवाल अगर मैं तुम्हारी उम्र के किसी दूसरे लड़के से करता तो कहता, सितारा सी आंखें, पंखड़ियों जैसे होंठे, घटाओं जैसी जुल्फें, ऐसा उस मैंने और कहीं नहीं देखा होगा, वगैरह वगैरह, और तुम बस अच्छी। वजदान उनके स्टाइल पर हंसने लगा। वो चुप हुए तो उनको देखकर कहने लगा, सितारा सी आंखें, उसने कहा और मलिहा की आंखों को याद करने लगा। पता नहीं उनकी आंखें सितारा सी ही या नहीं, पर जिस तरफ उड़ जाती है रोशनी हो जाती है। होठों पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सच में बहुत प्यारी है और जुल्फें शायद घटा जैसी हूँ, कभी नोट नहीं किया, मगर जब उनके बाल हवा से लहराते हैं तो लगता है घटा बरस रही। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है कि उसका उस आसपास की हर चीज़ को हसीन बना दी। फिर वो अचानक के बोलते हुए चुप हो गया। मुस्तफ़ा असीम की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी बहुत नाराज़ है ना? ये मैं ऐसी ही होती, पहले नाराज़ हो जाती फिर मान भी जाती। तुम्हारी माँ भी मान जाएगी, फिक्र मत करो। उसके बाल बिखेरते उन्होंने ऐसे कहा जैसे वजदान छोटा बच्चा हो। फिर गले लगाकर उसकी पीठ थपकी, आराम से सो जाओ, मैं आयशा को समझा लूँगा, तुम टेंशन मत लेना। खुद से अलग करके उन्होंने वजदान का माथा छुआ। फिर जब तक वो कंबल लेकर लेट नहीं गया वो वहाँ पर ही खड़े रहे। उसके बाद लाइट ऑफ करके चले गए, मगर वजदान कोशिश के बावजूद आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। हालांकि मुस्तफ़ा आसिम से बात करके वो हल्का सा हो गया था और उसे यकीन था कि वो हर कीमत पर आयशा मुस्तफ़ा को मना लेंगे। उन्हें वजदान से ऐसी मोहब्बत थी, मगर कोई चीज़ फिर भी उससे बेचैन कर रही थी। शायद वो नमकीन पानी था जो मलिहा की आंखों से बहकर गालों से फिसलता गोद में रखे उसके हाथों की पुश्त पर बेआवाज़ गिर रहा था। वजदान उठ बैठा और अंधेरे में अपने साथ हाथ फैलाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की पुश्त को छुआ। उसे लग रहा था किसी ने गर्म सियान इसके हाथों पर उंडेल दिया हो, मगर बाबा जान का तो जिस्म ईंधन बन गया था। भला कब मलिहा को उस गुस्ताखी की इजाज़त दे सकती थी? उसके सामने फिर भी सब करते रहते, मगर अब गैस और गजबन के हर अंदाज से झलक रहा था। तेज तेज रॉकिंग चेयर को आगे पीछे चलाते मुस्तकिल अपने उबाल को कम करने की कोशिश कर रही थी। फिर इस कोशिश का कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। फिर उठकर बेड तक आई और अपने सबसे करीबी दोस्त मलिक नासिर को फ़ोन करने लगी। हेलो की आवाज़ सुनते ही बाबा जान ने कहा, मलिक मैं आ रहा हूँ। उनकी बात सुनने से पहले फ़ोन रख दिया।
मलिहा के बारे में आज तक जो भी जाना, जो भी समझा, जो भी सोचा, सब गलत। एक ही पल में मेरी बेटी मेरे लिए अजनबी होगी। मैं समझता था मलिहा मेरी मिजाज आशना है, वो कभी मेरी रज़ा को फरामोश नहीं करेगी। मेरी राह पर चलना तो क्या, उसके पैर मेरे नक्श कदम से हटकर कहीं नहीं पड़ सकती। मुझसे इख्तिलाफ वो कभी कर नहीं सकती और उसने हमेशा ऐसा ही किया। उसने खुद को मेरे हाथ में दे रखा था। मैं जो चाहता उसके लिए फैसले करता और मलिहा भी उन फैसलों को मानती बिना छुछरा किए। मेरे हर लफ्ज़ को उसने हुक्म का दर्जा दिया। नहीं लफ्ज़ मैंने उसकी ज़बान से कभी सुना ही नहीं। बच्चे जिद करते मगर उसने तो कभी फरमाइश भी नहीं की। मैंने जो भी दिया उसने कबूल कर लिया। कभी पसंद नापसंद का राग नहीं आया और मुझे यकीन हो गया मेरी बेटी मेरी तरबियत के साँचे में डली। मलिक नासिर के सामने उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठे अपनी भड़ास निकालते हुए जरा देर को तुमने फिर दुख से बोली, मगर आज पता चला मेरा यकीन झूठा था। मेरी इजाज़त के बगैर उसने अपने लिए एक ऐसी राह को पसंद किया जो मुझे पसंद नहीं। आज उसने इख्तलाफ की जरात किया और एक फैसला भी जिसे वो चाहती है कि मैं मान लूँ। झुक जाऊँ उसके सामने, वो आतिशी लहजे में फट पड़ी। फिर अचानक उनका लहजा सुस्त हो गया। मुझे लगता था मलिहा से ज़्यादा सआदतमंद और फरमानबरदार बेटी दुनिया में दूसरी नहीं होगी और मुझ जैसा खुशकिस्मत बाप भी और नहीं होगा। मगर मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत बाप और कौन होगा जो 20 साल बाद जाने के 20 साल तक जो अपनी बेटी को समझता है तो वो नहीं है। क्या तुम उस बाप की तकलीफ को समझ सकते हो जो अपनी बेटी को समझ नहीं पाया हो? मेरी बेटी सआदतमंद नहीं है और कौन जाने फरमानबरदार भी होगी या नहीं। वो चुप रही तो मलिक नासिर समझाने के अंदाज में बोली, मैं अब भी यही कहूँगा अजहर कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मलिहा जैसी बेटी मिली, जिसे देखकर हमेशा मेरे दिल में हसरत जागती कि काश वो मेरे घर में पैदा भी होती। वो गलत नहीं हो सकती मगर गलती कर सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि उससे गलती हुई तो समझा कर सही रास्ते पर ले आओ। लेकिन एक चीज़ मुझे भी खटक रही है। उन्होंने बाबा जान को देखा और कहा, नूरुल हुदा को मोहब्बत करने की इजाज़त देते हो तो मलिहा को इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मलिहा के लिए नूरुल हुदा का इंतखाब कर चुका हूँ। उससे मोहब्बत करने की इजाज़त है मगर सिर्फ नूरुल हुदा से मोहब्बत करने की और किसी से नहीं। नूरुल हुदा की क्या बात करती हो? उससे मोहब्बत की जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया। उसकी मोहब्बत मेरे फैसले पर तस्दीक की मोहर है और अगर ऐसा न होता तो मैं कभी भी उसकी मोहब्बत की परवाह न करता। माँ बाप की ताबेदारी औलाद पर फ़र्ज़ है और सच तो है कि औलाद होने का फ़र्ज़ सिर्फ नूरुल हुदा ने निभाया है। उनका अंदाज़ मलिहा से लाताल्लुकी वाला था। मलिक नासिर ने तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा। बेटी से इस कदर भी बदगुमान हो जाओ मजहर कि जुल्म हो जाए, यही सोचकर मलिहा ने पहली बार तुमसे कुछ कहा है। एक बार वजदान से मिल तो लो, फिर जो चाहे फैसला कर लेना। फैसला तो बहुत पहले हो चुका है मलिक, वो मुस्तकम आवाज़ में बोली। मलिहा की शायद नूरुल हुदा ही होगी। मैंने अब तक सोचा भी नहीं था कि कब, मगर अब मैंने फैसला कर लिया कि इसी जुम्मे को मलिहा और नूरुल हुदा का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। और वो लड़का, दुआ करना मलिक, वो लड़का कभी मेरे सामने न आए वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। असल कसूरवार तो वही है जो मेरी मासूम बच्ची की सादगी का फ़ायदा उठा रहा है, उसे वर्गला कर अपनी मुट्ठी में लाना चाहता है। वरना मलिहा ने कभी नौकरों तक से एक के बाद दूसरी बात नहीं की और आज वो मुझसे बहस कर रही थी। मलिहा ना समझ है, लोगों को परख नहीं सकती और वो मलिहा की उस कमज़ोरी को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खूब जानता हूँ उन राह चलते लड़कों को और उनकी सौकौल मोहब्बतों को। लड़कियाँ उनके लिए खिलौना होती हैं लेकिन अजहर फारूकी की बेटी खिलौना नहीं है। जिन हाथों ने उससे खेलने की जुरात की वो जिस्म से अलग हो जाएंगे। मलिक नासिर ने सांस भरकर बाबा जान के तने हुए चेहरे को देखा। जब सब कुछ तय कर चुके होते गुस्सा किस लिए आए? उनकी बात सुनकर बाबा जान के चेहरे के उजलार ढीले पड़ गए। सिर को जरा झुकाकर कनपट्टी मसलते उन्होंने सुस्त लहजे में कहा, मुझे मलिहा पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितने अपने आप पर। जिस बेटी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी आज कितनी सफाकी से उसे कह दिया कि मर जाओगे तो दफना दूंगा। इतनी बड़ी बात पता नहीं कैसे मेरे मुँह से निकल गई। मलिहा भी हैरान रह गई होगी। भला कब उसने मेरे सख्त लहजे को सुना है? कभी उसने नौबत भी तो नहीं आने दी। पता है वो रो रही थी। वो लबरेज कर चुप हुई, फिर कहने लगी, बस एक बार मैंने मलिहा को रोते देखा था जिस दिन परियाल का इंतकाल हुआ था। वो माँ की लाश से लपट कर ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मेरा दिल बहुत चाह के उसके पास जाऊँ, आंसू पोंछ कर उसे गले से लगा कर कहूँ, माँ मरिए मगर बाप तो जिंदा है। इस तरह रोकर बाप को तकलीफ न दो। मगर कैसे उसे रोने से मना करता? उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे में बंद हो गया ताकि उसकी रोती आंखें नजर न आए। उसकी बेन करती आवाज़ मेरे कानों तक न पहुंची और वो सब तक कमरे में रहा जब तक वो रोते रोते थक कर सो नहीं गई। वो रुके फिर दुख से बोली, और आज मैंने खुद उसे रुलाया। आज भी मेरा दिल चाह रहा है कि उसके पास जाऊं, उसे चुप कराऊं, मगर आज मुझ में इतनी ताकत नहीं कि उसके आंसू देख सकूं। मलिक नासिर को उनके अल्फाज और उनके बिखरे फिक्रे अंदाज पर कोई हैरत नहीं, क्योंकि फरियाल के बाद मलिक नासिर ये दूसरे शख्स थे जो इस राज से वाकिफ थे कि बाहर से सख्त नजर आने वाले अजहर फारूकी अंदर से बहुत नरम थे और उन्हें भी अपनी नरमी का एहसास नहीं था।
कसरे फारूकी पहुँच कर भी बाबा जान एक पल के लिए चैन से नहीं बैठ सके, मगर उसके बावजूद वो अपने फैसले पर कायम थे। बाकी रात उन्हें अपने फैसले को मजबूत करने में लगी। फजर की नमाज पढ़कर वो कमरे से बाहर आया और धीरे धीरे मलिहा के कमरे को जाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने नमाज पढ़ती मलिहा की पुश्त को देखा। वहीं रुक कर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी। मलिहा ने सलाम फेरा और वो कहने लगी, आज से 3 दिन बाद यानी जुम्मा के रोज़ हमारा नूरुल हुदा के साथ निकाह है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो आज और कल में मुकम्मल कर लेना। बड़ा फंक्शन नहीं है, बस तुम्हारे ननियाल वाले और मेरे कुछ दोस्त होंगे, शायद कुछ मेहमान नूरुल हुदा के भी हों। तुम जिनको बुलाना चाहो उनके नामों की फहरिस्त बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। अपनी बात कहकर उन्होंने मलिहा का चेहरा देखने की कोशिश की, पर वो आधा चेहरा ही देख पाई, मगर वो आधा चेहरा पूरी रात की कहानी सुना रहा था। बाबा जान के अंदर कशमकश छिड़ गई थी, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उन्हें एहसास था कि वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए जब नूरुल हुदा से बात करके स्टडी में आए तो खुद अपने फ़रार के रहे रुकने के लिए अजीज़ और रिश्तेदारों को फ़ोन करके मलिहा नूरुल हुदा की शादी की इतला देकर शाम में मंगनी के लिए दावत दे डाली। इफ्तिकार हसन उस इतला पर हैरत से मुबारकबाद देते हुए बोली, मुबारक हो भाई साहब, वैसे ही खबर गैर मुतवक्का तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अचानक है। आपको भी मुबारक हो, और शाम में सब घर वालों को लेकर आ जाइएगा। मंगनी की छोटी सी तकरीब है। बाबा जान ने दानिस्ता उनकी अगली बात अनसुनी कर दी थी। ज़रूर, इफ्तिकार हसन ने कहा। अभी कुछ देर पहले मलिहा का फ़ोन आया था, लेकिन उसने न शादी के बारे में बताया न मंगनी के बारे में। बाबा जान चौंके। मलिहा का फ़ोन आया था? हाँ, समीरा से बात हुई थी। उसने समीरा को फ़ौरन बुलवाया था, मगर शादी के बारे में अकेले नहीं बताया होगा, वरना समीरा ज़रूर जिक्र करती। अभी तक आपकी तरफ पहुँची नहीं? आखिर में उन्होंने पूछा। रास्ते में होगी। अच्छा इफ्तिकार, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाकी सबको भी इतला देनी है। जी भाई साहब, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखकर बाबा जान सोचने लगे कि मलिहा ने समीरा को क्यों बुलवाया होगा। फिर जब समीरा उनके पास आई और उनसे मलिहा को साथ शॉपिंग पर ले जाने की इजाज़त मांगी तो फ़ौरन ही समझ गए कि मलिहा ने समीरा को क्यों बुलवाया था। उन्होंने समीरा को इजाज़त दे दी और समीरा के जाते ही उन्होंने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से मलिक नासिर ने फ़ोन उठाकर कहा, मलिक तुम अभी आ सकते हो? उनकी आवाज़ सुनकर बाबा जान ने कहा, हाँ लेकिन क्या बात है? फ़ोन पर नहीं बता सकता, तुम आ जाओ फिर बात होगी। इतना कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। बहादुर उनकी चाय लेकर आया तो उन्होंने सोच में डूबे थे। वो कप रखकर पलटने लगा तो बाबा जान ने शुरू कर कहा, बहादुर ड्राइवर आ चाहे तो उसे मेरे पास भेजना। जी कर्नल साहब। वो सिर हिलाकर चला गया। मलिक नासिर चंद मिनटों बाद कसरे फारूकी में थे। उन्होंने लॉन्च में से गुजरते बहादुर से अजल फारूकी का पूछा और स्टडी में आ गए। बाबा जान के मुकाबले में इसकी दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने पूछा, अब बताओ क्या बात है? मलिहा वजाहत से मिलने गई है, वो पुरसुकून लहजे में बोले थे। मलिक नासिर कुछ देर खामोश रहे, फिर पूछा, तुम्हें बता कर गई है? नहीं, बस मेरा अंदाज़ा है, गलत भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, मगर उसका कोई चांस नहीं। अब ये बोल ही रही थी कि ड्राइवर आ गया। मलिहा को लेकर आए हो? नहीं कर्नल साहब, बीबी लाइब्रेरी के पास उतर गई थी और कहा था कि समीरा बीबी को उनके घर छोड़कर वापस आ जाओ। वजदान की सुबह भारी सर के साथ हुई थी। रात नींद भी बहुत देर से आई थी, इसलिए आंख भी देर से खुली। रोज 8 बजे लाइब्रेरी के गेट पर होता था। आज घड़ी में 9 बजते देखकर उछल कर बिस्तर से उठ गया और चकराते सर की परवाह किए बगैर 15 मिनट में तैयार होकर बाइक की चाबी पकड़े हुए नीचे था। आयशा अभी भी उससे नाराज थे, पर उसे खाली पेट घर से बाहर जाता देखा तो भूल पड़ी। जहाँ जाना है नाश्ता करके जाओ। वजदान ने लॉन्च में रुककर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। अम्मी मुझे देर हो रही है। देर ऑफिस के लिए नहीं हो रही जो नाश्ते के लिए 5 मिनट न रुक सको। सब जानती उस लड़के के पीछे जा रहे हो। उनसे तो कुछ बोलना फजूल था। डाइनिंग टेबल के पास आकर ऑफिस के लिए नाश्ता कर रहे मुस्तफ़ा अजीम से कहा, अब्बू बस आज का दिन है, कल से मैं वापस फर्म ज्वाइन कर लूँगा। आज क्या मौजूदा होने वाला है? आयशा ने दर्ज किया तो मुस्तफ़ा अजीम टोक कर बोली, बस करो आयशा। फिर वजदान की तरफ रुक किया, बेटे नाश्ता कर लो। सॉरी अब्बू, मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल गए और तेज़ी से बाइक उड़ाए जा रहा था, मगर उसकी ख्याल की उससे भी तेज़ बह रही थी। कभी उसका ध्यान मलिहा की तरफ मुड़ जाता तो कभी उसकी अम्मी की तरफ। उसका रवैया वजदान को परेशान कर रहा था। मेन रोड पर आगे जाकर एक कट था जिससे सीधे हाथ पर मुड़कर सामने लाइब्रेरी वाली गली थी। वजदान को इस कट से मुड़ जाना था, मगर अपने ख्यालात में उलझा उसे जरा आगे जाकर ध्यान आया। बजाय उसके वो अगले कट से मुड़ जाता, उसने मोड़ने के लिए बाइक का हैंडल पूरी तरह से घुमा दिया। रफ्तार काफी तेज से बाइक लहराई और स्लिप हो गई। वजदान सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। पल भर में वहाँ लोगों का मजमुआ लग गया। कोई एम्बुलेंस बुलवाने की बात कर रहा था और कोई पुलिस को इत्तला करने पर जोर दे रहा था। फिर एक भले मास ने एक साथ दोनों काम किए। उस हुजूम से कोई भी वजदान के करीब जाने को तैयार नहीं था। बस एक शख्स ने बड़े एहतियात के साथ उसकी नब्ज चेक की और जिंदा है की खुशखबरी सुनाकर पीछे हट गया। लोगों की नजर उसके बेहोश चेहरे पर थी। यहाँ से हटते तो बाइक पर ठहर जाते जिसका अगला व्हील मुड़ चुका था, मगर उसी हुजूम में शामिल एक फकीर की नजरें बाइक से आगे फुटपाथ के पास पड़े इस छोटे से बैग पर थे
जिसमें वजदान की शनाख्त की कार्ड और लाइसेंस के अलावा कुछ रकम भी मौजूद थी जो कुछ देर पहले वजदान की कमर से बंधा था, मगर गिरने के दौरान बिल्कुल टूट जाने की वजह से खुलकर अलग जा पड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता फुटपाथ तक आया, फिर नजरें बचाकर और बैग उठा के अपने कपड़े में छुपा लिया। कोई अंधे फकीर की मदद करता जाए बाबा की सदा लगाता लाठी टेकता हुआ अपनी राह हो लिया। कुछ देर में पुलिस मोबाइल के साथ एम्बुलेंस आ गई। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक चल रहा था वो भी रुक गया। मलिया की कार भी उसी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। आखिर उसने पैदल चलने का फैसला किया और कार से उतर गई। फुटपाथ पर चलते उसने एक अचटती सी नजर जय हादसा पर डाली, जहाँ वजदान को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था, मगर हुजूम की वजह से मलिया उसका चेहरा न देख सकी। एम्बुलेंस को भेजकर पुलिस ने वहां मौजूद कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। फिर वो कोक का जायजा लेकर बाइक मोबाइल में डालकर चले गए और ट्रैफिक बहाल हो गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी लम्हा लम्हा गिनती मलिया के वह गुमान में भी नहीं था कि चंद किलोमीटर के फासले पर बेहोश वजदान के दिमाग का एक्सरे लिया जा रहा था। समीरा ने हॉल में कदम रखा तो सब घर वालों को वहां जमा देखा। इफ्तिकार हसन और मुनीर हसन भी अभी तक घर में मौजूद थे। आप तो ऑफिस चले गई थी, वो अफवाह को देखकर हैरत से बोली, जो उसे गसरी फारूकी ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। हाँ, मगर अम्मी ने फ़ोन करके मलिया की शादी अच्छा में एंगेजमेंट का बताया तो रह नहीं सका और असल सूरत हाल जानने के लिए चला आया। पर तुम्हारी तो मलिया से बात हो चुकी थी, तो तुमने बताया क्यों नहीं? चची समीरा से बोली। मलिया ने फ़ोन पर बताया ही कहाँ था चची जान, वो तो जाकर पता चला। लेकिन वापस क्यों आ गए? दोपहर के बाद हम भी वहाँ जाने वाले हैं, तुम वही मलिया के पास रह जाते। ऐसे वक्त में वो अकेली है, वो उसकी अम्मी ने कहा। तो समीरा बोली, वो घर पर नहीं है, शॉपिंग के लिए गई है। आज और कल का दिन ही तो है, परसों तो मेहंदी है। कहा तो उसने मुझे भी था, पर पूछ कर नहीं गई थी। यूँ भी इतनी सुबह शॉपिंग के ख्याल से मुझे चक्कर आ गए थे। पूछने का तो कोई मसला नहीं था, फ़ोन पर बता देते काफ़ी होता, मुनीर हसन ने कहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा फूफा ने मलिया के साथ इतनी जल्दबाजी में क्यों तय की? समद ने उस सवाल पूछा था जो अफवाह को परेशान कर रहा था, जिसका जवाब सोचकर समीरा एक बार फिर परेशान हो उठी। हमारे लिए इतना अचानक है, मगर भाई साहब ने तो पहले से ही तय कर रखा होगा। फिर जब वक्त करीब आया तो ऐलान कर दिया। अपने पापा की बात पर आफाक की गर्दन धीरे धीरे नफ़ी मिलने लगी। उसे पता नहीं क्यों यकीन था कि मलिहा ने अपने बाबाजान से बात कर ली होगी और अब ये शादी उसका रिएक्शन है, मगर उसने खुद को बोलने से बात ही रखा। समद ने अलबत्ता इख्तलाफ किया। अगर ऐसा होता तो मलिहा ज़रूर इस बात का जिक्र करती कि दरूनी खाना उसकी शादी की तैयारियां चल रही है। समीरा की अम्मी बोले, जब भाई साहब ने ही मुंह से भाप नहीं निकाली तो मलिहा खुद से क्या कहती? मेरा तो ख्याल है नूरुल के पाकिस्तान वापस आती सब मामला फिट हो गया होगा। फिर तुमने देखा नहीं था जब नूरुल मलिहा को लेने आया था, कैसे फटक फटक कर उसका ध्यान मलिहा की तरफ जा रहा था। अब दयासा चचाजाद बहन भाई तो हमारे घर में भी साथ रहते आए हैं, पर ऐसी अगानक तो कभी नहीं देखी। हाँ, रिश्ता अगर मंगेतर का होता तो ऐसा हुआ करता है। उनके तजिए से किसी को भी इख्तलाफ नहीं था, इसलिए सब हाँ में सर हिलाने लगे। आफाक लाताल्लुक से बैठा सोच रहा था कि वजदान को फ़ोन करके सारी सूरत हाल के बारे में बताई, पर घड़ी में 10 बजे देकर उसने इरादा बदल दिया। उसे मालूम था कि 10 बजे वजदान को मलिहा से लाइब्रेरी में मिलना था, इसलिए इस वक्त उसका घर पर मिलना मुश्किल था। वो ऑफिस जाने के इरादे से खड़ा हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसने सोचा। समीरा उससे बात तक हस्ब मामूल छोड़ने आएगी तो उससे बात करके अंदाज़ा लगाएगा कि उससे मलिहा ने अपने वजदान के बारे में कुछ बताया नहीं, पर वो असावी तौर पर थक चुकी थी। समीरा उनसे बैठे बैठे ही अलाफिज कह दिया। आफाक ने सोचा उसे बाहर आने को गई, फिर ख्याल आया मलिहा पूरे एशिया को सबाब के साथ वाक़ई वजदान के गोश गुजार कर ही देगी, जिसके बाद वजदान यकीनन उससे कांटेक्ट करेगा। तो फिर समीरा से पूछने की ज़रूरत ही क्या है? मुमकिन है मलिहा ने उसे न बताया हो और आफाक की बातों से मशकूक हो जाए। समीरा से बात करने का ख्याल तर्क करके ऑफिस के लिए निकल गया, मगर ऑफिस में भी उलझा ही रहा। हर बार जब उसके डेस्क पर रखा फ़ोन बजता तो ये सोच कर फ़ोन उठाता कि शायद वजदान का फ़ोन हो। आखिर 3 घंटे बाद उसने वजदान के घर फ़ोन मिला दिया, जिसे अनिका ने रिसीव किया था। भाभी अस्सलाम वालेकुम, आफाक बात कर रहा हूँ, वजदान घर पर है? वालेकुम अस्सलाम। और आजकल आपके दोस्त का कोई ठिकाना नहीं, इतना तो आप भी जानते हैं। मतलब वो घर पर नहीं है? सही समझे। अच्छा। आफाक ने अच्छा को लंबा खींचा। भाभी अगर वो घर आया उसका फ़ोन ही आ जाए तो उससे कहिएगा फ़ौरन मुझसे बात करें, यूँ समझे इमरजेंसी है। ठीक है, उसे बता दूंगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रख कर वो पलटी तो आयशा मुस्तफ़ा ने पूछा, किसका फ़ोन था? आफाक का। कह रहे थे वजदान से ज़रूरी काम है, घर आए तो उससे कहीं कि मुझसे बात कर ले। ऐसे क्या ज़रूरी काम पड़ गया? बहुत चंबे से बोली। होगा कोई काम, मैंने पूछा नहीं। अनिका ने शानी उचका दिए। वजदान के एक्सरे क्लियर थे, उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, मगर अब तक वो बेहोश था। उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकी जिससे उसकी शनाख्त हो पाती। चाहे हादसा से भी पुलिस को ऐसी कोई चीज़ दस्तियाब नहीं हुई
अब एक ही तरीका था कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उसका अता पता मालूम करने की कोशिश की जाती। ये 18 दिसंबर सन 1981 का सर दिन था। आज का कंप्यूटराइज्ड दौर नहीं था। उस वक्त रिकॉर्ड हाथ से तैयार किए जाते थे और अगर कहीं कोई फाइल निकालनी होती तो घंटों स्टोर रूम में फाइलों के अंबार के साथ सर खपाना पड़ता। वस्तान की शनाख्त भी ऐसी ही सरदर्द साबित होने वाली थी जिसमें घंटों लग जाते। आफाक सब काम छोड़कर बस वजदान के फ़ोन कर इंतज़ार कर रहा था। आखिर तक उसने खुद वजदान से मिलने का फैसला किया और ऑफिस से उठ गया। लाइब्रेरी के गेट से दूर कार रोक कर बैठा आफाक सोच रहा था कि उसे वजदान यहाँ मिलेगा या नहीं। वो मलिया से 10 बजे मिलने वाला था और अब 5 बज रहे थे। ज़रूरी नहीं था कि वो दोनों अब तक लाइब्रेरी में होती, फिर उसके साथ मलिया भी होती। अभी वो सोच ही रहा था कि उसने मलिया को लाइब्रेरी से निकलकर सड़क क्रॉस करके जनरल स्टोर में जाते देखा। आफाक की पेशानी पर सलोटी उभर आई। कुछ देर बाद मलिया स्टोर से निकलकर बाहर आई और टैक्सी में बैठकर चली गई। वजदान कहाँ रह गया? आफाक मलिया की परेशानी भाप चुका था। उसने ज़ेरे लब कहा था। फिर वो कार से उतरकर उसी स्टोर में आया जहाँ से कुछ देर पहले मलिया ने फ़ोन किया था और अपने पापा के ऑफिस का नंबर मिला दिया। पापा, वजदान ऑफिस में है? क्या बात है, आज हर कोई उसे मेरे ऑफिस में क्यों फ़ोन कर रहा है? अभी 2 मिनट पहले किसी लड़के का फ़ोन भी आया था, वजदान का पूछ रही थी। अब तुम भी इसका पूछ रहे हो, चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है पापा। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मेरा शक ठीक निकला। वजदान मलिया से मिलने नहीं आया, पर क्यों? आफाक पेशानी मसलते सोचने लगा। फिर आर्ट्स काउंसिल में उसको तलाश करने के बाद वो साजिद की तरफ आ गया। यार साजिद, वजदान का कोई पता है? वो भी लाइब्रेरी में होगा, साजिद ने लापरवाही से कहा। वो वहाँ नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है, आफाक ने कहा। फिर परेशानी से बोला, साजिद, उसका मिलना खुद उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी उसे ढूंढना होगा। सब ठीक तो है? उसके अंदाज पर वो परेशान हो गए। आफाक लब भेज कर खामोश हो गया। साजिद उसका दोस्त सही, पर उसके सामने मलिया का नाम नहीं लेना चाहता था। साजिद भी उसकी खामोशी से समझ गया कि कोई ऐसी बात है जो आफाक उसे बताने नहीं चाहता। तो उसने फिर कोई सवाल नहीं किया और उसके साथ उठाया। खुशकिस्मती से उस नई मॉडल की बाइक, जिसे खरीदे हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, कि फ़ाइल तवक्का से कम वक्त में स्टोर रूम से बरामद हो गई। बाइक की रजिस्ट्रेशन मुज़म्मिल मुस्तफ़ा के नाम पर थी। फाइल में मुज़म्मिल की तस्वीर भी मौजूद थी। तस्वीर में नज़र आ रहा चेहरा ज़ख्मी के चेहरे से थोड़ी मुशाबहत तो रखता था, मगर फिर भी काफ़ी अलग था। रजिस्ट्रेशन फाइल से ज़ख्मी की शनाख्त तो नहीं हो सकी, पर उस उम्मीद पर कि मुज़म्मिल मुस्तफ़ा उस नौजवान की शनाख्त कर सके। इसे जो ने कागजात से मिलने वाले इसके ऑफिस के नंबर पर उसे फ़ोन किया और हादसे की इतला दे दी। मुज़म्मिल एक पल में समझ गया कि ज़ख्मी नौजवान कौन होगा। बाइक की रजिस्ट्रेशन तो मुज़म्मिल के नाम पर थी, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ वजदान ही किया करता था। फ़ोन पर बताए गए हुलिये को पहचान कर भी मुज़म्मिल ने खुद जाकर तस्दीक करना चाहिए ज़रूरी समझा और अपने घर वालों को हादसे की इतला किए बगैर अस्पताल आ गया, जिसका नाम उसे एएसएचओ ने बताया था। जनरल वार्ड के बेड पर वजदान को देखकर मुज़म्मिल सख्ती में रह गया। उसने फौरन डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछा। ही इज़ फाइन। बाइक से गिरने की वजह से दोनों घुटने छिल गए हैं और बाएं पिंडली पर भी कुछ चोटें आई हैं, मगर वो सब मामूली है। हेलमेट न होने की वजह से सर पर चोट आई, मगर वो ज़्यादा गहरी नहीं। लेकिन उनकी बेहोशी उसी चोट की वजह से, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, वो फिक्रमंदी से बोला। बिल्कुल नहीं, होश में आती उनका हल्का फुल्का चेकअप होगा, उसके बाद ये घर जा सकती है। और उसे होश कब तक आएगा? आपके भाई को 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, मगर मैंने आपसे कहा ना कि फिक्र की कोई बात नहीं। हर तरफ से मुतमईन होकर मुज़म्मिल ने उसे रूम में शिफ्ट करने का बंदोबस्त किया। अब उसे मुस्तफ़ा अजीम को इतला करनी थी। उसे फ़ोन पर ऐसी परेशान कुन खबर देना मुनासिब नहीं लगा तो उनके ऑफिस से आ गया। अब्बू, मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? वो हैरान हुई। मुज़म्मिल हिचकिचाया, फिर सोचा बताना तो पड़ेगा। वजदान का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो? मुज़म्मिल ने कोशिश की थी कि खबर सुनाती वक्त वो रिलैक्स रहे, मगर मुस्तफ़ा अजीम फिर भी परेशान हो गई। अब प्लीज़ परेशान मत हो, वो ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए। मुज़म्मिल ने उनके शानों पर हाथ रखकर उन्हें बैठने को कहा। वो उसके हाथ हटा कर बोले, मुझे इसके पास ले चलो मुज़म्मिल। ले जाने ही आया हूँ, मगर आप बैठ तो जाएं। इस बार मुज़म्मिल ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया, फिर पानी का गिलास उनके हाथ में देकर कहा, आप खुद को रिलैक्स करें, वो बिल्कुल ठीक है, तब तक मैं घर पर इतला करता हूँ। वो पानी का गिलास पकड़े टुकर टुकर उससे देखते रहे। मुज़म्मिल ने फिर उनसे कुछ नहीं कहा और घर पर फ़ोन करने लगा। बेल जाने की आवाज़ सुनकर दुआ करने लगा कि फ़ोन अनिका ही उठाए। फिर ऐसा ही हुआ। अनिका, मुझे तुमसे ख़ास बात करनी है, इसलिए पहले तुम आराम से बैठ जाओ। ऐसी क्या बात है? अनिका जो फ़ोन सुनने से पहले पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। मुज़म्मिल की आवाज़ सुनकर घबराहट में खड़ी हो गई। मुज़म्मिल ने नरमी से टोका, देखो, अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं बात कैसे करूं? अनिका को लगा वो ठीक कह रहा है। उसने अपने हवास काबू में करके कहा,
हाँ, आप बताएं क्या बात है? वस्तान का मामूली एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाई। हाँ, मगर छोटा सा, वो अस्पताल में है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। उसे सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। मैं अब्बू को लेकर कुछ देर बाद घर आ जाऊंगा। तो मैं अम्मी को हादसे का बताकर ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, वरना अस्पताल में वस्तान को देखकर वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है जी, उसने कहकर फ़ोन रख दिया। आयशा मुस्तफ़ा ने एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हाथ पाँव छोड़ दिए। अनिका को उन्हें संभालने में काफ़ी वक्त हुई। फिर चादर उन्हें पकड़ा कर उनके बैठने के लिए कुर्सी अंदर से लाकर पोर्च में रखी। उसके बाद बेटे को तैयार करके उनकी गोद में दिया और भाग भाग कर घर के दरवाजे लॉक करने लगी। तभी बेल बजी थी। अनिका ने बेसाख्ता ही दौड़ कर गेट खोल दिया। उसका ख्याल था कि गेट पर मुश्तमिल होगा, पर वहाँ तो कोई लड़की थी। उस लड़की ने कागज़ पर लिखा एड्रेस उसकी तरफ बढ़ाकर तस्दीक चाहिए। तस्दीक करते हुए अनिका ने पूछा, एड्रेस तो ये है, पर आपको किससे मिलना है? वस्तान मुस्तफ़ा से। अनिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज तक तो कोई लड़की वस्तान का पूछने नहीं आई, फिर ये कौन थी? अनिका ने गौर से उस खुश शक्ल लड़की को देखा जिसने काली साड़ी पर मैरून शाल सलीके से अपनी गिफ्ट लपेट रखी थी। आप कौन है और वस्तान से क्यों मिलना चाहती है? मेरा नाम मलिया फारूकी है। और इतना सुनकर ही अनिका के अंदर उबाल उठने लगा। तो ये है मलिया फारूकी, जिसकी वजह से वस्तान मेरी बहन को रिजेक्ट कर रहा है ही क्या इसमें? हर लिहाज से एक आम सी लड़की है। उसने तनफ्फुर ज़्यादा आंखें मलिया के चेहरे पर गाड़ दी, जहाँ बदहवासी फैली हुई थी। वो मन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, प्लीज़ वस्तान को बुला दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो घर पर नहीं है। अनिका ने कहकर गेट बंद करना चाहा, पर मलिया ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और गेट पर हाथ रखकर रोकते हुए बोली, आपको मालूम है वो कहाँ गए और कब तक आएंगे? नहीं। जाने कौन सा जज्बा था कि अनिका ने उसे बेखबर रखना चाहा। हालांकि वो देख सकती थी कि मलिया बहुत परेशान है। शायद ही मलिया को वजदान से न मिलने देने की लाशौरी कोशिश थी। मलिया ने अपना नंबर उस चिट के पीछे लिखकर अनिका को दिया और कहा, वजदान जैसे ही घर आए वैसे कहें इस नंबर पर मुझसे बात कर लें। अनिका ने चिट लेकर गेट बंद कर दिया। बल्कि आवाज़ सुनकर आयशा भी पोते को उठाए गेट की तरफ बढ़ी थी, पर अनिका को बात करते देखकर समझ गई कि मुजम्मिल नहीं आया और वहीं रुककर अनिका को देखने लगे। गेट बंद करके वो वापस मुड़ी तो उन्होंने पूछा, कौन था? कोई लड़की थी, गलत पते पर आ गई थी। तनफ्फुर से कहकर उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। वजदान अभी तक बेहोश था। आयशा उसके माथे से बाल समेटकर सर पर बंधी पट्टी को हल्के हाथ से छूकर फिक्रमंदी से बोली, इसे होश क्यों नहीं आया? अम्मी, सर पर चोट लगी, कुछ तो असर होगा। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई तो कह रहे थे वजदान शॉक की वजह से बेहोश है। सर पर चोट लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। फिर एक्सरे भी तो क्लियर है। मुजम्मिल ने रसान से उन्हें समझाया। साजिद और आफाक वजदान को पूरे शहर में ढूंढने के बाद उस उम्मीद पर कि शायद वो घर चला गया हो, उसके घर आ गए। आफाक गाड़ी में बैठा रहा। साजिद उतरकर गेट तक आया। बेल बजाते उसकी नज़र गेट से लगे ताले पर पड़ी। आंखों में तफक्कुर लिए वो गाड़ी में आ बैठा। आफाक ने उसे देखा। क्या हुआ? गेट पर ताला लगा हुआ है। आफाक चुप सा हो गया। फिर साजिद ने ही पूछा, अब कहाँ चलना है? आफाक ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, 7 बजने वाले हैं, अब और वक्त नहीं बचा। उसका लहजा अजीब सा हो गया था। साजिद ने उलझ कर उसे देखा, लेकिन कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? ऑफिस से ड्रॉप कर दो, वहाँ से गाड़ी लेकर घर जाऊँगा, नहीं तो सुबह पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। साजिद अपनी आदत के मुताबिक लाइट से मूड में बोला था। उसे ऑफिस छोड़कर आफाक ने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी।